गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय उसके एक बचा हुआ टॉपिक है छोटा सा, पादप हार्मोन और जंतुओं में हार्मोन, इसे ख़त्म करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने पौधों में समन्वय कैसे होता है ये पढ़ा था, जो कि वृद्धि पर निर्भर ना होना और वृद्धि पर निर्भर होता है। तो इसके कई उदाहरण हमने किए थे। ठीक है, इसमें अनुवर्तन के भी, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्व अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन और जल अनुवर्तन भी हमने किया था, जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है इस तरह से कि प्रकाश अनुवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। तो मैंने आपको पहले भी ये समझाया था, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, पादप हार्मोन। सबसे पहले हार्मोन का मतलब क्या होता है वो हमें यहाँ बताया गया है। हार्मोन का मतलब होता है वे रसायन जो पौधों की वृद्धि, विकास व अणुक्रिया का समन्वय करते हैं। अणुक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स। पौधा किसी चीज़ पे रिस्पॉन्स करता है तो उसे अणुक्रिया कहते हैं। तो हार्मोन क्या है? वे रसायन है जो पौधे की वृद्धि, विकास और अणुक्रिया का समन्वय करते हैं। समन्वय का मतलब आपको अच्छे से पता है, कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल बिठाना। इसके बाद आते हैं क्या क्या होते हैं वो पादप के हार्मोन। तो 4 हार्मोन यहाँ दिए हुए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। सबसे पहला है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन हार्मोन शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, मतलब शाखाएं जो होती है उसके आगे वाला हिस्सा होता है वहाँ बनता है। और इसका काम क्या होता है? कोशिका की लंबाई में वृद्धि। तो जो लंबाई बढ़ती है एक पादप में, पौधे में, वो इसी हार्मोन ऑक्सिन के कारण बढ़ती है। उसके अलावा जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वह प्रकाश अनुवर्तन में भी सहायक होता है। कहने का मतलब है जिस भी दिशा में प्रकाश होगा शाखाओं को उसी दिशा में मोड़ने में ये मदद करता है। अब दूसरे नंबर पर आता है जिबेरेलिन। जिबेरेलिन, तो जिबेरेलिन कहाँ होता है, इसका काम क्या होता है? तो ये तनों में पाया जाता है और इसका काम होता है तने की वृद्धि करना। जो तना होता है उसको बढ़ने में ये मदद करता है। तीसरे नंबर पर है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तीव्र करता है, मतलब जो कोशिका विभाजन है वो इसके कारण जल्दी जल्दी होता है, जिससे कि वृद्धि की गति बढ़ जाती है। ये कहाँ मिलता है? ये फल और बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? कोशिका विभाजन करना। इसके बाद आखिरी है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल, जो ऊपर वाले तीनों हार्मोन है ये वृद्धि में मदद कर रहे हैं। जो एब्सिसी हार्मोन है, एब्सिसिक हार्मोन, ये इनका बिल्कुल उल्टा होता है, ये वृद्धि को रोकता है। तो वृद्धि संदमन, वृद्धि संदमन का मतलब है ग्रोथ को, वृद्धि को रोकना। कहाँ होता है ये, किस उदाहरण कोई है? तो पत्तियों का जो मुरझाना होता है, पत्तियां जब मुरझा जाती है उसमें यही इसी का रोल होता है। उसके अलावा इसको तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन शाखाओं की अग्रभाग में पाया जाता है, लंबाई में मदद करता है, प्रकाश अनुवर्तन का में सहायक होता है। जिबेरेलिन तने की वृद्धि में काम आता है। तो ध्यान रखना है आपको कि कौन सा हार्मोन आपसे पूछा गया है, ये बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ के उत्तर देना है। साइटोकाइनिन बिल्कुल अलग है, कोशिका विभाजन में इसका काम होता है। एब्सिसिक अम्ल, इसको बहुत बार पूछा गया है, वह कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि संदमन में उपयोगी है? तो एब्सिसिक अम्ल है। आइए अब चलते हैं। तो आपके पादप हार्मोन में ये 4 हार्मोन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें अच्छे से याद करना आपको। जंतुओं में हार्मोन पे चलते हैं। तो तकरीबन 6 हार्मोन है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले जंतुओं में हार्मोन का भी यही मतलब है, ये वो रसायन है जो जंतुओं में क्रियाएं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। तो जैसे पादप में परिभाषा है वैसे ही हार्मोन की परिभाषा जंतुओं में भी है। अंतरस्रावी ग्रंथि। तो स्टूडेंट्स, जो अंतरस्रावी ग्रंथि होती है ये है क्या? सबसे पहले, क्योंकि हार्मोन यही से स्रावित होते हैं, तो ये वो ग्रंथियां है जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है
जो हार्मोन कहलाते हैं। कहने का मतलब है जो ग्रंथियाँ होती है उनके जो भी उत्पाद होते हैं उन्हें ही हार्मोन कहा जाता है। और ये कैसे हमारे पूरे शरीर में फैलते हैं? रक्त के द्वारा। अब इसके कुछ उदाहरण है। तो सबसे पहले आपको एक टेबल, एक सारणी दी गई है, उसमें हार्मोन का नाम लिखा है, फिर ये हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है और ये ग्रंथि कहाँ होती है हमारे शरीर में, उसका स्थान बताया गया है, और आखिर में इसका कार्य क्या होता है। तो पेपर में इन 6 में से कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है। तो इन बोले तो संक्षेप में बोले तो ये याद करने के आपके, इनमें बहुत ज़्यादा समझने का कुछ है नहीं। आप बार बार इन्हें याद करें तो आपको याद हो जाएंगे आसानी से। तो सबसे पहला है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये हमारी जो अवटु ग्रंथि होती है, अवटु ग्रंथि जो कि हमारी गर्दन में पाई जाती है, ये वहाँ पर होता है और इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय। उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब है इनका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमारे शरीर में कितना बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है तो उसको कम करना, कम बन रहा है तो उसको बढ़ाना, मतलब ये उसकी देखरेख करता है। तो कहाँ है ये, तो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। तो ये डायग्राम है, तो आप गर्दन में देख सकते हैं अवटु ग्रंथि। ये बुक का भी डायग्राम है, ये देखिएगा। ये मेल और फीमेल दोनों में जो गर्दन है वहाँ दिखाया गया है अवटु ग्रंथि, अवटु ग्रंथि। तो अब चलते हैं दूसरे हार्मोन की तरफ। तो थायरॉक्सिन हार्मोन अवटु ग्रंथि से गर्दन में पाया जाता है, ध्यान रखना है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय कौन सा हार्मोन करता है? थायरॉक्सिन। तो कैसे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं दूसरा, वृद्धि हार्मोन, जिसे अंग्रेजी में ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। और ये निकलता है हमारी जो सबसे हमारी जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मतलब जो ग्रंथियों में सबसे ऊपर आती है, वो है पीयूष ग्रंथि। ये वहाँ से निकलता है। कहाँ है इसका स्थान? तो मस्तिष्क में ये होती है पीयूष ग्रंथि। तो वृद्धि हार्मोन का श्रावण इसी के कारण होता है। इसका कार्य होता है वृद्धि व विकास का नियंत्रण। हमारे शरीर में जो भी वृद्धि होती है, विकास होता है, उसका नियंत्रण ये हार्मोन करता है, जिसे पीयूष ग्रंथि श्रावित करती है। अब पीयूष ग्रंथि आप देख सकते हैं, ये रहा आपके मस्तिष्क में, दिमाग में ऊपर की तरफ आप देखिए, सिर की तरफ, तो वहाँ पीयूष ग्रंथि आपको दिख जाएगी। मैं आपको डायग्राम में भी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये रहा। तो अगर आप देख सकते हैं, ये अनुमस्तिष्क के ऊपर मेडुला है, उसके ऊपर पोन्स है, और फिर आता है आपका पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस के नीचे आपको ये दिखेगी। हाइपोथैलेमस जो आपका मध्य मस्तिष्क में होता है, उसके नीचे आपको पीयूष ग्रंथि दिखेगी। ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि जो कि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। तीसरे नंबर पर आता है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जिसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अगर हम किसी इमरजेंसी में, आपातकाल स्थिति में फंस जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे आगे शेर आ जाता है या कोई खतरा हमारे आगे होता है, तो एड्रीनलिन हार्मोन हमें उस वक्त लड़ने की शक्ति देता है। तो कहाँ मिलता है ये? अधिवृक्क में ये मिलता है। अधिवृक्क जिसको अंग्रेजी में एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं, एड्रिनल। अब इसका स्थान कहाँ होता है? अधिवृक्क का। तो अधिवृक्क वृक्क के ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसे अधिवृक्क कहते हैं। तो हमारी जो वृक्क होता है, किडनी होती है, उसके ऊपर ये हमें मिलता है एड्रेनलिन। कहाँ से निकलता है? अधिवृक्क से। इसका काम होता है हमारे बीपी, हृदय की जो धड़कन होता है होती है, हमारी हार्ट बीट होती है, उसका नियंत्रण यही करता है। उसके अलावा आपातकाल स्थिति में भी ये हमारी मदद करता है। तो हृदय की गति, बीपी हो गया, और आपातकाल स्थिति में कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन। इसीलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी या आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। वृक्क के ऊपर पाया जाता है, अधिवृक्क से ये स्रावित होता है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो ये आपके वृक्क है, वृक्क के बिल्कुल ऊपर है अधिवृक्क ग्रंथि, ये वहाँ से निकलता है। अब चलते हैं अगले, इंसुलिन हार्मोन। इसके बारे में तो लगभग सभी को पता है जिन्हें डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ में इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में स्रावित नहीं होता है,
जिसके कारण इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन सबसे पहले कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो अग्नाशय से ये निकलता है। अग्नाशय जिसे पैनक्रियाज भी कहते हैं। इसका स्थान कहाँ होता है? तो स्थान होता है इसका उदर के नीचे। उदर मतलब आपका एब्डोमेन एरिया। एब्डोमेन मतलब आपके जहाँ पर एब्स होते हैं, जहाँ आपका पेट वगैरह होता है, उनके नीचे ये पाया जाता है। इसका काम होता है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। हमारे शरीर में, हमारे रक्त में जो शुगर लेवल होता है ये उसको कंट्रोल करता है। अगर शुगर लेवल ज़्यादा है तो इंसुलिन ज़्यादा स्रावित होती है, जिससे शुगर लेवल शरीर में कम बना रहे, मेंटेन रहे। इसके अलावा पांचवा हार्मोन देखते हैं, इसे कहते हैं लिंग हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन जो मेल होते हैं और एस्ट्रोजन जो फीमेल होते हैं उनमें। तो ये कहाँ होता है? तो ये वृषण में पाया जाता है। जो ग्रंथि होती है उसे हम वृषण कहते हैं या फीमेल में अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, तो वृषण को अंग्रेजी में टेस्टिस भी बोला जाता है और अंडाशय को ओवरी बोला जाता है। स्थान कहाँ होता है इनका? पेट का निचला हिस्सा, वहाँ ये ग्रंथि पाई जाती है। तो इसका कार्य क्या होता है? तो कार्य होता है यौवनारंभ से संबंधित परिवर्तन। तो जब प्यूबर्टी स्टेज आती है, यौवनारंभ आता है, तो उस वक्त जितने भी शरीर में परिवर्तन होते हैं वो इन्हीं हार्मोन के कारण होते हैं। टेस्टोस्टेरोन ये बहुत पूछा गया है, जो नर में होता है, और एस्ट्रोजन जो मादाओं में होता है। अब आखिरी नंबर पे आता है मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन जिसे हम प्रेरक हार्मोन भी कहते हैं, ये वो हार्मोन होता है जो बाकी हार्मोन को निकलने के लिए प्रेरित करता है। तो कौन सी ग्रंथि होती है? तो ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है। कहाँ है स्थान? मस्तिष्क में। और कार्य इसका होता है पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करना। तो पीयूष ग्रंथि जो हमारी मास्टर ग्रंथि होती है, वो हार्मोन को स्रावित करे तो उसको कौन प्रेरित करता है? मोचक हार्मोन प्रेरित करता है, जो कि हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे मस्तिष्क में होता है, वहाँ से निकलता है। तो ये 6 हार्मोन है। इनमें से आपका हार्मोन है एड्रेनलिन, इसको काफ़ी बार पूछा गया। उसके अलावा जो लिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इसको भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। आइए अब चलते हैं, छोटा सा टॉपिक बचा है, आयोडीन युक्त नमक आवश्यक क्यों होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो हमारे जितने भी आजकल नमक के पैकेट्स आते हैं उनके ऊपर लिखा होता है आयोडाइज्ड नमक। इसका मतलब इस नमक में आयोडीन है। तो आयोडीन क्यों इतना ज़रूरी है हमारे लिए? तो हमारी जो आउटू ग्रंथि होती है, जिसे अंग्रेजी में थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी है तो हमारी जो आउटू ग्रंथि होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन को ठीक से नहीं बना पाती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में ठीक से बने, इसके लिए आयोडीन हमारे शरीर में होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए आयोडीन की, एक थोड़ी सी मात्रा ही हमारे लिए काफ़ी है। थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है वो आपको पता ही है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण ये करता है, जिससे शरीर की संतुलन वृद्धि होती है। मतलब अगर किसी में मोटापा बहुत ज़्यादा है या कोई बहुत पतला है, इसका मतलब उसका जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो ठीक से नहीं बन रहा है। इसका मतलब आयोडीन उसके शरीर में भरपूर मात्रा में नहीं है। तो हमारे शरीर की जो संतुलित वृद्धि है वो हो सके, इसके लिए आपका थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से स्रावित होना चाहिए। तो आउटू ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, एक बीमारी होती है, एक रोग होता है जिसे हम गोइटर या घींगा भी बोलते हैं। इसमें जो गले का निचला हिस्सा होता है ये फूल जाता है अगर आयोडीन की हमारे शरीर में कमी है तो ध्यान रखना है आयोडीन का क्या काम होता है हमारे शरीर के लिए, अब हमें पता चल चुका है। इसके अलावा आप देखते हैं मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ भी कहते हैं। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसका कारण क्या होता है? तो कारण है आपका इंसुलिन का ठीक से ना बन पाना। तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण यह होता है मधुमेह या डायबिटीज़।
इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसका उपचार क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं अगर किसी के शरीर में इंसुलिन ठीक से नहीं बन पा रहा है तो जिसे डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन के इंजेक्शन अपने साथ रखता है। अब आखिरी टॉपिक आ गया है पुनर्भरण क्रियाविधि। तो पुनर्भरण क्रियाविधि क्या है? तो हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। तो पुनर्भरण क्रियाविधि क्या होती है? यह वह क्रियाविधि है जो सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि, जो कि अगले पेज पर दर्शाई गई है। तो पुनर्भरण क्रियाविधि को एक बार देखते हैं कि कैसे इसको दिखाया जाता है। ये देखिएगा, तो सबसे ऊपर लिखा है रक्त में शर्करा की कमी। तो मान लीजिए रक्त में शर्करा की कमी हो गई है, तो होगा क्या? आपको पता है शर्करा जो है वो अगर बढ़ जाए तो इंसुलिन स्रावित होगा, जो कि अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। तो अग्नाशय द्वारा संसूचित करना, अगले उस पर लिखा है। इसका मतलब है जो अग्नाशय होगा उसे वो क्या हो गई, वहाँ से उसको वो डिटेक्ट कर लेगी। डिटेक्ट मतलब उसको पता चल जाएगा कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ चुकी है। तो इंसुलिन का जो श्रावण है वो शुरू हो जाएगा। इंसुलिन को अग्नाशय श्रावित कर देगा हमारे रक्त में। रक्त शर्करा की मात्रा का घटना, अब जैसे इंसुलिन रक्त में श्रावित होगी तो रक्त में शर्करा की मात्रा घट जाएगी। तो अब एक सूचना जाएगी किसको? अग्नाशय को। तो ये देखो एक डॉटेड लाइन में ये आपको दिखाया गया है कि बंद करो पुनर्भरण भेजना। मतलब एक संदेश जाता है अग्नाशय को कि रक्त में शर्करा की मात्रा अब ठीक हो चुकी है, तो अब इंसुलिन हार्मोन का श्रावण बंद कर दो। और आखिर में आप देख रहे हैं अग्नाशय द्वारा इंसुलिन ना बनना। इंसुलिन अब अग्नाशय नहीं बना रहा है, उसने बंद कर दिया है रक्त में भेजना। तो ये जो पूरा ये डायग्राम बनाया गया है, फ्लो चार्ट है, ये किसको दर्शा रहा है? पुनर्भरण क्रियाविधि को। पुनर्भरण क्रियाविधि एक तरह से क्रियाविधि है, एक के बाद एक जो काम होते हैं उनको बोलते हैं पुनर्भरण क्रियाविधि। जिससे कि अगर शरीर में किसी हार्मोन की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है तो किस तरह से उसको मेंटेन किया जाता है, उसको संतुलित किया जाता है। तो इस एक एग्जाम्पल को आप ध्यान रखिएगा। यह है पुनर्भरण क्रियाविधि का एक उदाहरण। ऐसी क्रियाविधि जो सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में व सही समय पर स्रावित हो। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। तो इस चैप्टर को अब आपका पूरा हो चुका है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में इसके नोट्स कंप्लीट करें और इसको रिवाइज करें। कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।